हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या आपको वाकई यह लगता है कि हमारी जुडिशरी इतनी ही इंडिपेंडेंट है जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था? इसको हम लोग दो उदाहरण से समझ सकते हैं। इसी वर्ष जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज ने एक स्टेटमेंट दिया जिसने हलचल मचा दी। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। उन्होंने जजेस के तबादले पर सरकारी दखलंदाजी पर चिंता जताई। उसी प्रकार से मार्च 2025 में भी एक तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी निवास से बड़ी मात्रा में अनअकाउंटेड कैश मिला था। निवर्तमान जज के बयान ने तथा मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो अनअकाउंटेड कैश मिला है उसने एक बार फिर इस बहस को जिंदा कर दिया है जो दशकों से भारतीय लोकतंत्र में गूंज रही है। क्या हमारी जुडिशरी वाकई में उतनी ही स्वतंत्र है जितना हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था? यह सवाल कानूनी और राजनीतिक तो है ही, उससे भी बढ़कर यह साधारण जनता के से भी अधिकारों से भी जुड़ा है। सिविल सर्विसेज पल्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इसी उलझे हुए सवाल को परत दर परत समझते हैं। आज की चर्चा के अंतर्गत हम लोग भारत के संविधान में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जो खतरे हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तीसरा, सरकार और न्यायपालिका के बीच आखिर टकराव क्यों हो रहा है इसका विश्लेषण करेंगे। चौथा, इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या असर पड़ रहा है इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इस संबंध में अगर कोई प्रश्न आए तो उसको किस तरह से लिखना है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सेफगार्ड्स हैं जो कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखता है। पहले तो हम ये चर्चा करें कि जुडिशरी को स्वतंत्र क्यों होना है। दोस्तों, जुडिशरी डेमोक्रेसी का बैकबोन है। सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी या न्यायपालिका। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी कानून की संवैधानिक व्याख्या करता है। जरा सोचिए, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो यह लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को कैसे चेक करेगी? वास्तव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में आर्टिकल 50 में एक प्रावधान दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य प्रत्येक ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग हों। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब अकाउंटेबिलिटी का नहीं होना नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होना है। जुडिशरी अपना काम बिना भय और दबाव के करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे एक एक करके। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की। दूसरा, जजेस की सर्विस कंडीशंस को फिक्स करता है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्त होने के बाद निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार है और साथ ही साथ जुडिशियल समीक्षा भी वह कर सकती है। अब हम लोग एक एक करके इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को देखते हैं कि इसमें हमारा संविधान क्या कहता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के अंतर्गत जजेज के अपॉइंटमेंट और रिमूवल की प्रक्रिया आती है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और उनकी सलाह और सहमति से सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज की नियुक्ति भी
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। उसी प्रकार हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सलाह और सहमति से आर्टिकल 217 के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में दी गई है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर महाभियोग चला करके उन्हें के पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद में महाभियोग का प्रस्ताव स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा, अर्थात इसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका बहुमत और टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की उसका जो बहुमत होगा, बहुमत से पास हो जाता है, तभी जज को इम्पीच किया जा सकेगा और उन्हें अपना पद त्याग करना होगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के संदर्भ में आर्टिकल 217 में दी गई है। अगर जजेस को आसानी से हटा सकते तो क्या कोई पावरफुल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई फैसला ले सकता था? अब हम लोग दूसरे बिंदु सर्विस कंडीशंस के ऊपर में बात करेंगे। सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट फिक्स करती है। जजेस की सैलरी और सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में निहित है। इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। कंसोलिडेटेड फंड पर पार्लियामेंट वोट नहीं करती है। आर्टिकल 125 सब क्लॉज 2 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जजेस की सैलरी उनके टेन्योर के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। जजेस की सैलरी को तभी कम किया जा सकता है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगा हो। आर्टिकल 360 क्लॉज 4 बी में दिया गया है और इसी तरह का प्रावधान हाई कोर्ट के जज के संदर्भ में आर्टिकल 221 में किया गया है। सरकार किसी भी जज को फाइनेंशियली पनिश नहीं कर सकती है, इससे यह स्पष्ट है। अब हम लोग तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं। तीसरा बिंदु स्पष्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 में किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज किसी भी कोर्ट में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रिटायरमेंट के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज किसी पक्ष विशेष में फैसला जानबूझ करके ना दे दें। यह प्रोविजन फ्यूचर टेम्पटेशन को रोकती है। संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि साफ दिखाई देती है। इस प्रकार से सर्विस के दौरान तो जजेस को हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता ही करता है, साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद भी किसी भी तरह से के संदेह के घेरे में ना आए उसको भी सुनिश्चित करता है। चौथा, अब हम बात करते हैं कंटेम्प्ट और जुडिशियल रिव्यू की। कंटेम्प्ट और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 और आर्टिकल 13 के द्वारा मिलता है। आर्टिकल 129 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तथा आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका अर्थ यह हुआ कि जुडिशरी के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए वेपन है और यह वेपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में है। यदि कोई कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है तो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत एक्शन ले सकता है। सबसे पावरफुल सेफगार्ड जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा है। आर्टिकल 13 के तहत जुडिशरी किसी भी लॉ को या एग्जीक्यूटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इस प्रकार जुडिशरी सुप्रीम भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान करता है और यह है आर्टिकल 121, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकती है। और इसी प्रकार दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस शपथ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लेते हैं। तीसरा, आर्टिकल 50 इंश्योर करता है कि स्टेट ऐसे कदम उठाए जिससे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट रहे। अब हम लोग जो कोर्ट के इंडिपेंडेंस के ऊपर जो खतरे हैं उसके ऊपर
चर्चा करेंगे। मित्रों, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान निर्माताओं का यह सपना था कि नए स्वतंत्र भारत में हर नागरिक को बिना किसी डर या भेदभाव के न्याय मिले। इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की नींव रखी थी। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, अदालतों के काम में दखल नहीं होंगे। जज सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह होंगे। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्रश्न यह है कि न्यायपालिका को आजादी जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर किसी नागरिक का सरकार से कोई झगड़ा है तो वह इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? अगर जज सरकार के दबाव में होंगे तो क्या निष्पक्ष फैसले की उम्मीद की जा सकती है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही वह तराजू है जो सरकार की ताकत और आम नागरिकों के बीच संतुलन बनाती है। यह हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन क्या यह संवैधानिक वादा आज भी उतना ही मजबूत है? इस सवाल का जवाब हमें उस सिस्टम से मिलता है जो जुडिशरी में सबसे विवाद में रहा है। और यह इस प्रकार से जो पहला थ्रेट है वह है कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा विवाद है। वह जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने में बहुत बड़ा रोड़ा है। इस पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो यह जजों द्वारा ही जजों को चुनने और उनके तबादले करने की एक प्रणाली है। हैरानी की यह बात है कि इसका जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है। यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों से बना है। इसकी कहानी 3 हिस्टोरिकल केसेस से जुड़ी है जिसे जज केसेस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जज केस 1981 में हुआ और इस केस में एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। इस पहले जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जजों की नियुक्ति में परामर्श का मतलब सिर्फ सलाह है, सहमति नहीं, और आखिरी फैसला सरकार का होगा। अगले 12 वर्षों तक नियुक्तियों में सरकार का दबदबा बना रहा। लेकिन फिर 1993 में कि सेकंड जज केस, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इस केस के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कि परामर्श का मतलब सहमति है। यहीं से कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह 2 सबसे सीनियर जजेस के साथ मिलकर सरकार के लिए मानना अनिवार्य होगा। फिर 1998 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया और इसे थर्ड जज केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को और भी बड़ा करते हुए कहा कि कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर जजेस होंगे। अगर यह 5 सदस्यीय कॉलेजियम किसी नाम की सिफारिश करता है और सरकार उसे लौटाती है और उस नाम की सिफारिश वह दोबारा करता है तो सरकार को उस रिकमेंडेशन को मानना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली को मानने वालों का तर्क है कि यह जुडिशरी को पॉलिटिकल दखलंदाजी से बचाती है। इनका मानना है कि यदि जजों की नियुक्ति नेताओं के हाथ में होगी तो वे वैसे जजों को चुनेंगे जो सरकार के प्रति वफादार हों, न कि संविधान के प्रति। लेकिन इसकी आलोचना भी कम नहीं होती है। सबसे बड़ा आरोप है कि इस कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। कॉलेजियम की बैठकें बंद दरवाजे के पीछे होती हैं। कोई नहीं जानता किसी जज को क्यों चुना गया है और किसी काबिल उम्मीदवार को क्यों बाहर कर दिया गया है। इससे अंकल जज सिंड्रोम यानी भाई भतीजावाद के भी आरोप लगते हैं। आलोचक ये भी पूछते हैं कि क्या एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई बाहरी जवाबदेही न हो वाकई लोकतांत्रिक हो सकता है? यह सवाल हमें सरकार और न्यायपालिका के बीच सबसे बड़े टकराव की ओर ले जाता है और यह टकराव सत्ता के संघर्ष के रूप में हम देखते हैं। वर्ष 2014 में सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। इस आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कानून मंत्री और 2 जाने माने नागरिकों को भी शामिल किया गया। सरकार का तर्क था कि यह नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि सरकार की मौजूदगी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इस फैसले ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तो रक्षा की, पर इसने सरकार और न्यायपालिका के बीच एक अस्थायी टकराव की लकीर भी खींच दी। दूसरा खतरा, सरकार पर अक्सर कोलिजियम से भेजे गए नामों को महीने तक रोके रखने का आरोप सरकार के ऊपर लगता है। इसके कारण हाई कोर्ट के जजों के सैकड़ों पद खाली पड़े रहते हैं। हाल ही में मार्च 2026 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत ने भी सभी हाई कोर्ट्स को पत्र लिखकर इन रिक्तियों को जल्दी भरने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री खुले तौर पर कोलिजियम सिस्टम की आलोचना करते हैं, इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताते हैं। तीसरा खतरा जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता से है। यह लड़ाई सिर्फ नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं है। जब अदालतें सरकार के सभी फैसले पर सवाल उठाती हैं तो इसे न्यायिक सक्रियता या सरकार के काम में दखल देना कहा जाता है। सरकार का तर्क है कि शासन करने चुने प्रतिनिधियों का काम है, अदालतों का नहीं है। जो तीसरा खतरा जुडिशियरी के इंडिपेंडेंट होने में है, वह आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के जवाब में अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करती है और न्यायिक समीक्षा और आर्टिकल 142 जो उसे पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के तहत संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नहीं बदल सकती। यह फैसला आज भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कवच माना जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज को सामान्य तौर पर रिटायरमेंट के बाद किसी ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष या ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल का अध्यक्ष इत्यादि पद दिया जाता है, तो यह भी जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने में बाधक हो सकता है। छठा जो खतरा है वह जुडिशरी में करप्शन से आता है। पिछले वर्ष ही जिस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहाँ अनअकाउंटेड कैश मिला है, वह इस बात की संदेह को पुख्ता करता है कि जुडिशरी की कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की राह क्या है, तो इसका हल क्या है। यह साफ है कि मौजूदा कोलिजन सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन क्या इसका समाधान सरकार को जजों की नियुक्ति में पूरी छूट देना है? शायद नहीं। दुनिया भर के लोकतंत्र में जजों की नियुक्ति के लिए अलग अलग मॉडल अपनाए गए हैं, जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एक सुझाव यह दिया गया है कि कोलिजियम को ही और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, बैठकों का रिकॉर्ड रखा जाए और उम्मीदवारों को चुनने के लिए साफ नियम बनाए जाएं। या फिर दूसरा विचार है कि एक रिफॉर्म्ड NJAC नया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया जाए, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका सबसे अहम बनी रहे, लेकिन एक स्वतंत्र दफ्तर हो और प्रक्रिया में कुछ बाहरी पारदर्शिता भी हो। मकसद एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाना नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाना होना चाहिए। हमें ऐसे जजों की जरूरत है जिनकी वफादारी किसी सरकार या विचारधारा के प्रति नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के प्रति हो। न्यायपालिका और सरकार के बीच एक स्वस्थ बातचीत जरूरी है, लेकिन यह एक दूसरे के सम्मान और शक्तियों के साफ बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की न्यायपालिका को संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, न कि सरकार के प्रति। तो अंत में यह कहा जा सकता है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है वह सही है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। संवैधानिक तौर पर हमारी न्यायपालिका दुनिया की सबसे ताकतवर और स्वतंत्र न्यायपालिकाओं में से एक है। न्यायिक समीक्षा और मूल
ढांचे जैसे सिद्धांतों ने इसे मजबूत कवच दिया है। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी, करोड़ों लंबित मामले और सरकार के साथ लगातार टकराव जैसे गंभीर मुद्दे सवाल खड़े करते हैं। ये वो दरारें हैं जिन्हें अगर समय पर नहीं भरा गया तो यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकती है। आइडियल सिस्टम तो यह होगा जिसमें कि जुडिशरी को अपॉइंटमेंट में अहम रोल दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ उस सिस्टम में पारदर्शिता हो और जवाबदेही हो, और साथ ही यह एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में ना हो। अब हम लोग अंत में यूपीएससी मॉडल आंसर की बात करेंगे। प्रिलिमिनरी के लिए कुछ सर्टेन आर्टिकल्स हैं, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 50, आर्टिकल 124, 125, 126, 217, 221, 129, 215 और 221। इन आर्टिकल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस का जहां तक सवाल है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो उसके आंसर में निम्न बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना होगा और इसका रूल ऑफ लॉ के साथ क्या संबंध है इसे बताना पड़ेगा। बॉडी पार्ट में सबसे पहले हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के लिए को बताना होगा। दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट में जो चुनौतियां हैं, कॉलेजियम है, पोस्ट रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट किया जाता है सरकार की ओर से, जो कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को सरकार जिस प्रकार से डिले करती है, इन सभी बातों का जिक्र बॉडी पार्ट के दूसरे भाग में करना होगा। बॉडी पार्ट के तीसरे हिस्से में हमें आगे की क्या राह है, क्या वे फॉरवर्ड है, उसके ऊपर बात करना होगा। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की डिबेट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या हो, किस तरह से नियुक्ति में पारदर्शिता हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें बात करना होगा। और कंक्लूजन में हमें यह बताना होगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन होना आवश्यक है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जिन पहलुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए उसकी बात की, और इसमें विभिन्न आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उस पर चर्चा की। फिर हम लोग ने जुडिशरी के इंडिपेंडेंट रहने में जो खतरे हैं उसकी बात की, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर बात की, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात की, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की, आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उपयोग किया जाता है पर बातचीत की, पोस्ट रिटायरमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पोजीशन दी जाती है उस पर बात की, जुडिशियल करप्शन पर बात की, और अंत में हम लोगों ने यह भी जाना कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसके आंसर का क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह जरूरी चर्चा और भी लोगों तक पहुंचे, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।